नमस्कार। मैं स्नातक पाठक शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 61 से लेकर के धारा 67 तक बताऊंगी। इससे पहले की वीडियो में हमने धारा 60 तक आपको बता चुके हैं। तो यदि आपने उन धाराओं को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप उन धाराओं को पढ़ लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आगे की धाराएं पढ़ने में आपको आसानी होगी। आइए देखते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 61 क्या कहती है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 61 कहती है कि कृषि उपज में छूट, यानी कि जहां पर राज्य सरकार अपने राज्य में प्रकाशित जो कि साधारण हो या फिर विशेष हो, किसी प्रकार का आदेश हो, उसके द्वारा ये घोषणा करती है कि कृषि उपज या फिर उससे संबंधित किसी वर्ग को राज्य सरकार के अनुसार उस भूमि पर अगली उपज खेती करने के लिए जो निर्णीत ऋणी है वह उसको या फिर उसके परिवार को जीवन निर्वाह के लिए उपबंध करने के लिए आवश्यक है क्या कि कृषक और उसके परिवार तथा उस वर्ग की दशा में डिक्री के निष्पादन में जो कुर्की करी जा रही है या फिर विक्रय किया जा रहा है उसके दायित्व से उसको छूट प्रदान किया जाए। यही धारा 61 बताती है। क्या धारा 61 बताती है कि भाई मान लो जो किसान है, न्यायालय के द्वारा कह दिया गया कि भाई ठीक है, अभी इसकी ज़मीन को आप बेच दो, ये ऋण नहीं दे पा रहे, इसकी ज़मीन को आप बेच लो और बेच करके अपना ऋण वसूल कर लो। परंतु क्या है, उस किसान की दशा बहुत ही दयनीय है और वो अपना जीवन यापन, अगर खेत बेच दोगे तो जो उपज है वो बीच में बिक जाएगी, तो फिर वो अपने जीवन निर्वाह नहीं कर पाएगा। तो टाइम ड्यूरेशन दे देता है न्यायालय के द्वारा, उसको टाइम ड्यूरेशन दे दिया जाता है कि भैया ठीक है, ये जो तुम्हारी उपज है ये उपज आप कंप्लीट कर लो। जब ये उपज कंप्लीट हो जाएगा, आप खेत को जोत बो और प्लस आपने जो भी रोपण किया है, अगर उससे फसल तैयार हो जाती है, फसल आप काट लो, उसके बाद ही हम इसको बेचेंगे। यही सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 61 कहती है। अब आइए सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 62 क्या कहती है वो मैं बताती हूँ। ये निवास घर में संपत्ति का अभिग्रहण के बारे में बताती है कि जिस घर में कोई निवास कर रहा होता है उस घर के संपत्ति का अभिग्रहण कैसे होगा। तो इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति इस संहिता के अनुसार जंगम संपत्ति का अभिग्रहण, यानी कि जिस स्थान पर आप निवास कर रहे हो उस संपत्ति का अभिग्रहण प्राधिकृत करने वाले किसी आदेश का निष्पादन करते हुए किसी निवास गृह में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नहीं करेगा। जैसे कि हमने कारागार में भी, निरोध में भी बताया था कि भाई किसी के घर में आप सूर्य उदय से पहले या फिर सूर्य अस्त के बाद आप नहीं जाके उसको पकड़ सकते हो या नॉर्मली नहीं जा सकते हो किसी भी कानूनन कार्यवाही के लिए। सेम इसमें वही पैटर्न है। इस धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी किसी भी निर्णीत ऋणी के घर के बाहरी द्वार तब तक नहीं तोड़ सकता है जब तक कि वह निवास घर ऋणी के अभिबोध में ना हो, यानी कि जब तक उसको ये ना पता हो कि भाई कोई मेरे बाहरी गेट तोड़ रहा है तब तक वह नहीं तोड़ सकता है। वह अपनी संपत्ति को सुपुर्द करने से मना नहीं करता हो, परंतु यदि कोई अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गया है और बाहरी द्वार प्रवेश कर लिया है, यानी कि अपने बाहर का गेट अंदर में जो है आप आ गए हो और आपको पता चल रहा है कि हाँ ये व्यक्ति इसी कमरे में है, तो आप उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ सकते हो। उसके लिए भी आपको उसको बोलना पड़ेगा, भाई आप बाहर आ जाओ वरना मैं तोड़ दूंगा गेट। अगर वो कहता है फिर भी मैं बाहर नहीं आऊँगा, फिर आप उस कमरे का गेट तोड़ सकते हो। यदि कमरा किसी स्त्री का है तो वही निरोध वाले केस की तरह है पूरा। यदि किसी स्त्री का कमरा है तो सबसे पहले आप वो अधिकारी जो है, जो निरोध करने के लिए आया है, गिरफ्तार करने के लिए आया है, वह जो है स्त्री को सूचित करेगा कि भाई आप वहाँ से निकलने की उनको सुविधा प्रदान करेगा और फिर वह उस कमरे में जा सकता है। ठीक है, सेम वही निरोध वाला केस है धारा 62। अब आइए सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 63 क्या कहती है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 63 के अनुसार न्यायालय द्वारा डिक्री के निष्पादन में कुर्क की गई संपत्ति के बारे में बताया गया है। जब कोई संपत्ति जो कि किसी भी न्यायालय की अभिरक्षा में नहीं है, जब कोई न्यायालय के द्वारा डिक्री के निष्पादन में कुर्क की गई संपत्ति को जो न्यायालय प्राप्त करेगा उसके संबंध में किसी आक्षेप की अवधारणा करेगा, वह न्यायालय की बीच की श्रेणी से, अगर वह ऊंची न्यायालय है, और जब कई न्यायालय ऐसे होंगे कि उसके मतलब ठीक है सेम टाइप का न्यायालय है, कोई अंतर नहीं है,
तो जिसकी डिक्री के अधीन संपत्ति को बताया गया है उसके अनुसार हम करेंगे। यानी कि जो न्यायालय के द्वारा की गई कार्यवाही है उसकी अमान्य नहीं समझी जाएगी। यानी कि दो में से कोई भी न्यायालय अगर करता है तो वह जो न्यायालय करता है उसी के अधीन मान लिया जाएगा। यही धारा 63 बताती है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 64 क्या कहती है? धारा 64 संक्रामण का शून्य होना बताता है। कुर्की के बाद संपत्ति के प्राइवेट या अन्य संक्रमण का शून्य होना बताया गया है। इसके अनुसार जहां पर कुर्की हो रही है या जहां पर कुर्की की जा चुकी है, ठीक है, यदि कुर्क की गई संपत्ति या फिर उनमें से किसी भी हित का ऐसे कुर्की के प्रतिकूल प्राइवेट अंतरण या फिर परिधान या फिर ऋण लाभांश या फिर धन के ऐसे कुर्की के अगर प्रतिकूल कोई भी निर्णीत ऋणी का संदाय के अधीन प्रवर्तनीय सभी दावों के अधीन शून्य होता है। यानी कि वो उसमें फिर प्राइवेट कंपनी का प्राइवेट अंतरण का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यही सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 64 बताती है। अब आइए देख लेते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 65 क्या कहती है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 65 विक्रय के बारे में बताया है। इसमें क्रेता के क्या हक हैं उसकी भी जानकारी दी गई है। जहां पर किसी भी डिक्री के निष्पादन के संबंध में स्थावर संपत्ति का अगर विक्रय किया जाता है और ऐसा विक्रय चाहे वह आंतरिक हो या फिर स्थावर हो, ऐसा समझा जाएगा कि संपत्ति का जब विक्रय किया गया है ना कि उस समय जब विक्रय आंतरिक हुआ है, तो वह क्रेता के हित में ही होगा। ठीक है, ये धारा 65 कहती है। अब आइए देख लेते हैं इसकी सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 66 जो कि विलोपित हो चुकी है। अब धारा 66 का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब सीधे हम सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 67 देखेंगे। तो सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 67 जो कि शक्ति की भूमि के विक्रय के बारे में जो नियम है उसको बनाने की शक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो राज्य सरकार है वह किसी भी स्थानीय क्षेत्र के लिए ऐसे नियम जो कि धन संदाय के लिए या फिर डिक्रियों के निष्पादन के लिए भूमि में हितों के किसी वर्ग के विक्रय की गई शर्त यदि अधिरोपित करते हैं या फिर जो राज्य सरकारों के द्वारा राज्य पत्र में अधिसूचना के द्वारा यदि बना सकेगी, ऐसे ही किसी भी हित में यदि अनिश्चित हो यदि अनावरित हो तो उसका मूल्य नियत करना वह राज्य सरकार के राय में असंभव हो। तो उस समय जिस समय इस संहिता के किसी भी स्थानीय क्षेत्र में यदि कोई परिवर्तन आया है तो राज्य सरकार उसको अधिसूचना के द्वारा उसको निश्चित करेगा कि वह प्रवर्तन प्रवृत्त रहेगी या फिर वैसे ही अधिसूचना के द्वारा उसको उपांतरित भी किया जा सकेगा। उसको अधिसूचना में लिखना होगा। यही धारा 67 में बताया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।